हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित बालोटिया आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। हाल ही में बैन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के माध्यम से भारत का एक मर्चेंट भुगतान किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन फिनटेक का है। जो फाइनेंस कंपनी है वो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है 2026 में। उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर रहेगा 2026। ठीक है। बैन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिफाइड पेटेंट इंटरफेस पर मर्चेंट भुगतान 40 से 50% बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि अधिकतम जागरूकता यूपीआई के व्यापारिक अपनाने में वृद्धि हुई है। देखिए, अधिकतम जो व्यापार वर्ग के लोग हैं उन्होंने यूपीआई को अपना लिया है। इस वजह से बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे जैसे नई भुगतान क्षमताओं और घरेलू भुगतान, रेल मार्ग एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लेन देन की शुरुआत से प्रेरित होगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें नई नई चीज़ें मिलेंगी। यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 पे जैसे नई भुगतान जो कि घरेलू के साथ साथ रेल मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लेन देन की शुरुआत भी करेगी यहाँ से। तो ये जो 1 ट्रिलियन तक डॉलर तक पहुँच रहा है ये 2026 में पहुँचेगा। ठीक है। और बैन एंड कंपनी की रिपोर्ट है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना शुरू की है? धूल प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय योजना। ठीक है। तो देखिए, धूल प्रदूषण, सबसे ज़्यादा प्रदूषण हम पड़ता है दिल्ली में, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गर्मी के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है। कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर है, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान करता है। ग्रीष्मकालीन कार्य योजना में 30 सरकारी विभाग शामिल है। कितने सरकारी विभाग शामिल है इस योजना में? 30 सरकारी विभाग शामिल है। तो ये जो पॉल्यूशन आप देख रहे हैं दिल्ली में, ये देखिए, आपको पिक्चर्स के माध्यम से हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को। करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। भारतीय रोजगार बाजार में अगले 5 वर्षों में रोजगार में बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए, ये जो रोजगार दर है, भारतीय रोजगार बाजार में अगले 5 वर्षों में रोजगार में बदलाव की दर 22% रहने का अनुमान है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बिल्कुल सही। एक अध्ययन में बताया गया है कि इसमें कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग, डेटा खंड शीर्ष पर रहेंगे। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी ताज़ा रोजगार का भविष्य रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक स्तर पर रोजगार बदलने की दर 23% रहने का अनुमान है। तो वैश्विक स्तर पर मतलब वर्ल्ड लेवल पर कितना है? 23%। और इंडिया लेवल पर जो रेट रहने वाली है वो रहने वाली है 22%। आप ये भी ध्यान रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने रेट दी है, कितना परसेंट रहेगा रोजगार दर? 22%। और वर्ल्ड रोजगार दर जो रहेगी वो रहेगी 23%। हाल ही में किस बैंक ने एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है? भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ने के लिए अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म
HDFC बैंक स्मार्ट साथी पेश किया है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को अंतिम मील तक ले जाना है। देश के विकास में ये योगदान रहेगा इसका बहुत अच्छा। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। ठीक है, तो HDFC बैंक से आपको क्वेश्चन आ सकता है। स्मार्ट साथी आपको ध्यान रखना है। कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है HDFC बैंक ने? स्मार्ट साथी। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बांगा, कन्फर्म्ड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अजय बंगा, क्या नाम है इनका? अजय बंगा। भारतीय मूल के अजय बंगा को आधिकारिक तौर पर विश्व बैंक ने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। विश्व बैंक के 25 सदस्य कार्यकारिणी बोर्ड ने अजय बंगा को 5 साल की अवधि के लिए चुना है, जो पहले मास्टर कार्ड के CEO के रूप में काम कर चुके हैं। विश्व बैंक के बोर्ड ने संगठन के विकास प्रक्रिया पर श्री अजय बंगा के साथ काम करने की उत्सुकता व्यक्त की है। ठीक है, ये अजय बंगा जो पहले मास्टर कार्ड के CEO रह चुके हैं, अभी इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक चुना गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये देखिए, मुंबई कोस्टल रोड, मतलब मुंबई में अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ने के लिए बृह मुंबई नगर निगम द्वारा 12,721 करोड़ रुपए की पहल है। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण है। भारत में पहली बार समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा और जो नवंबर 2023 तक खुलने के लिए तैयार है। नवंबर 2023 तक खुलने के लिए तैयार है। हाल ही में विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक का लेखक कौन है? तो विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो ये बुक है, देखिए, मेड इन इंडिया, और ये बुक किसकी है? अमिताभ कांत की। किसकी बुक है ये? अमिताभ कांत की। तो आप राइट करेंगे ए को। देखिए इस बुक में क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, ये IAS ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, अमिताभ कांत ने रूपा प्रकाशन इंडिया द्वारा प्रकाशित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज जो है बुक किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने। आप बिल्कुल नाम याद रख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट भी है, बनता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो देखिए, वैश्विक मीडिया वॉचडॉग RSF द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में से 161वां स्थान भारत को मिला है। 161वां स्थान। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 2022 में 150वीं थी। 150 से अभी रैंक बढ़ कर के 161 हो गई है। इसकी तुलना में पाकिस्तान ने मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि ये पिछले साल की 157वीं रैंक में सुधार करके 150वीं रैंक हो गई है। तो भारत से ज़्यादा स्वतंत्र मीडिया पाकिस्तान की, आप देख लीजिए। ठीक है,
तो अपने को वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, थोड़ा सा राजनीति मामला हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी मीडिया की स्वतंत्रता के लिए रैंकिंग दी गई है उसमें भारत का नंबर है 161वां और पाकिस्तान का नंबर है 150वां। भारत से ऊपर है पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मंकी पॉक्स वायरस के को मानव प्रतिरक्षा से बचने में मदद करता है? तो हाल ही में प्राग में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री की एक टीम ने मंकी पॉक्स वायरस से प्रोटीन मिथाइल ट्रांसफेरेज की संरचना का पता लगाया है। कौन सा प्रोटीन? मिथाइल ट्रांसफेरेज। इस प्रोटीन की मदद से वायरस इंसानी इम्यूनिटी से बच निकलता है और मंकी पॉक्स बीमारी का कारण बनता है। तो प्रोटीन का नाम क्या है? ये रहा, मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट, यूलिप पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? यूलिप हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी जानकारी दी है कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अब तक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यूलिप की फुल फॉर्म हो गई ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये हो गया यूलिप, को सितंबर 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उद्योग क्षेत्र में लोगों को राजस्व सृजन हेतु एक बाजार बनाने के साथ साथ एकाधिकार और असमान लाभ के उन्मूलन के लिए सक्षम बनाना भी रहेगा। तो ये सारी जानकारी करंट अफेयर्स की रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जो क्वेश्चन बनता है अभी यूलिप का, ठीक है। यूलिप का मतलब हो गया यूनाइटेड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए और क्या हो रहा है ये भी ध्यान रखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये सब, रोज़ाना 10-10 क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। करंट अफेयर्स को बूस्ट कीजिए अपना, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स ही आएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अभी राजस्थान में वैकेंसीज़ नहीं हैं तो वैकेंसीज़ आने वाली है। एक ना एक दिन एग्ज़ाम भी होंगे, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन तब तक आपको प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अब देखिए 9 मई से संबंधित करंट अफेयर्स, 9 मई से संबंधित जो मेनली करंट अफेयर्स है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं ऊपर से। भारतीय मूल की अभिनेत्री मीरा सयाल को बाफ्टा फेलोशिप मिलेगी। बाफ्टा फेलोशिप ब्रिटिश अभिनेत्री लेखिका मीरा सयाल को प्रदान की जाएगी। 14 मई को लंदन में बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड समारोह के दौरान की जाएगी। बाफ्टा फेलोशिप फिल्म और टेलीविज़न में योगदान के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये सर्वोच्च पुरस्कार किसे मिलेगा? अभिनेत्री लेखिका मीरा सयाल को, ठीक है। आगे देखते हैं। रेल मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा हासिल हो गया है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा हासिल हो गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है और हमारे लिए करंट अफेयर्स है बिल्कुल। इससे रेल विकास निगम लिमिटेड CPSE में 13वां नवरत्न होगा। नवरत्न का दर्जा मिलने से रेल विकास निगम लिमिटेड के आधिकारिक परिचालन स्वतंत्र और वित्तीय स्वायत्त में बढ़ोतरी होगी। इसका अर्थ है कंपनी के पास निवेश और संयुक्त उद्यम स्थापित करने और अन्य वित्तीय निर्णयों के मामले में अधिक स्वायत्तता होगी। नवरत्न कंपनी के मानदंडों के अनुसार कंपनी के पास 4 स्वतंत्र बोर्ड निर्देशकों के साथ मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए। तो पहले इसके पास मिनी रत्न का दर्जा था, अब इसे नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। किसे दिया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड
आप याद कर लीजिए, रेल विकास निगम लिमिटेड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम में कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह एक कदम AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में भविष्य के करियर के लिए छात्रों को तैयार करने में गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को पहचानना है। NEP 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा में AI और अन्य विषयों जैसे कोडिंग, वित्तीय साक्षरता, डेटा विज्ञान को पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 के छात्रों को उचित चिकित्सा भंडारण के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जबकि कक्षा 8 के छात्र डेटा विज्ञान के बारे में जानकारी सीखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो कंप्यूटर ही है। आप समझ, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो है फ्यूचर है। और फ्यूचर की बातें अगर बच्चों को बचपन से सिखाई जाएगी, और बच्चों का इंटरेस्ट भी रहता है इस एज में इन सब चीज़ों को सीखने में। दिसंबर 2022 में निक रीडर के पद छोड़ने के बाद मार्गेरिटा डेला वैले वोडाफोन समूह के अंतरिम CEO है। ये भी आप याद रख लीजिए बात को। नेक्स्ट हम देखते हैं, बैन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर मर्चेंट भुगतान 40 से 50% बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक $1 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। ये तो हमने पढ़ लिया पहले क्वेश्चन। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ने के लिए बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा 12,721 करोड़ रुपए की पहल है। ये भी हमने कर लिया पहले क्वेश्चन। बेल्जियम के 28 वर्षीय स्नूकर खिलाड़ी लूका ब्रेसेल ने शेफील्ड के क्रूसिबल में एक रोमांचक फाइनल में मार्क सेल्बी को हराकर अपना पहला विश्व खिताब जीता है। मैच टाई हो गया था, जिसमें सेल्बी ने ब्रेसेल को कगार पर धकेलने के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये जो स्नूकर खिलाड़ी है लूका ब्रेसेल, इन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल में एक रोमांचक फाइनल में मार्क सेल्बी को हरा दिया है। आपको ये ध्यान रखना है, जो स्पोर्ट्स के ऊपर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए उसका प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को प्रदान किया। ठीक है, तो 3 ईरानी महिला पत्रकार जो जेल में बंद है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए उनका प्रमुख पुरस्कार, जो कि सच्चाई और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है, वो दिया है ईरानी 3 महिला पत्रकारों को जो अभी जेल में बंद है। पुरस्कार विजेताओं में नीलोफर हमीदी, अलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी शामिल है। इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये तीनों के नाम भी आपको याद रखने बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और मैं तो कहूँगा ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सितारों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी और किलियान मबाप्पे सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की शीर्ष 3 में से है। मतलब सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी कमा रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे रोनाल्डो, सेकंड पे मेसी और तीसरी पे जो है किलियान। ये तीनों जो है अभी तक फुटबॉल प्लेयर्स जो खिलाड़ी सितारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमाने वाले ये तीनों खिलाड़ी हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमें, ताकि रोज़ाना करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ वो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।